जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का जो भौतिक विभाजन है वो कैसे किया गया है और भारत का भौतिक विभाजन आखिर कितने प्रकार से किया गया है। तो आप लोग जब भारत का भौतिक विभाजन किसी अन्य बुक से पढ़ेंगे या फिर किसी और बेहतर बुक से या फिर एनसीईआरटी बुक से, तो वहाँ पे आपको भारत का जो विभाजन है ना वो 6 प्रकार से दिया गया है। या फिर किसी किसी किताब में आप लोग देखेंगे तो उसमें 5 ही प्रकार से दिया गया। ठीक है, कौन कौन से हैं ये उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे तो समझ में आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो चलिए आगे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो भारत का जो भूमि है यानी जो भारत जो देश है इसमें बहुत तरह की विविधता पाई जाती है। विविधता कैसे पाई जाती है, वो तो राजनीतिक क्षेत्र में विविधता पाई जाती है या फिर यहाँ की भूमि में भी विविधता पाई जाती है। वो कैसे पाई जाती है चलिए समझते हैं। भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। धरातल यानी भारत की जो जमीन है यानी जो यहाँ की मिट्टियाँ हैं या फिर यहाँ के जो स्थल है यहाँ पे बहुत तरह के विविधता पाई जाती है। तो कहीं पठार है तो कहीं पे ऊंचे पर्वत है और कहीं तो समतल मैदान है। आप लोग इस बात को अच्छे से तरह से समझ रहे होंगे। पठार क्या होता है, मिट्टी से जो यानी जो समतल जो धरातल होता है उससे 1000 उठी हुई जो मिट्टी रहती है उसको पठार कहते हैं। और पर्वत भी आप लोग जानते हैं, पर्वत भी कुछ ऐसा ही होता है। वो जो होता है मोड़दार होता है, मोड़दार यानी शंकु के आकार का ये सब होता है, वो पर्वत होता है। ठीक है, और मैदान क्या हो गया, जो बराबर जमीन हो गया, यहाँ पे मान के चलिए घास उग गया है तो जो ये मिट्टी हो गई वो समतल मैदान कहलाएगा। अब उसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि भारत की जो मिट्टियाँ हैं यानी वहाँ का जो क्षेत्रफल है भारत का वो कैसे बांटा गया है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 4 तरीके से बांटा गया है। एक तो है पर्वतीय क्षेत्र के अनुसार, दूसरा है पहाड़ी क्षेत्र के अनुसार, तीसरा है पठारी क्षेत्र के अनुसार, चौथा है मैदानी क्षेत्र के अनुसार। तो देखिए, जो पर्वतीय भाग का जो क्षेत्र है भारत में वो 10.7% है। उसके बाद जो पहाड़ी क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो है आपका 18.6% है। मैदानी क्षेत्र और सॉरी पठारी क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो 27.60 है। वही मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो वो है 43%। ठीक, अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि भारत की जो भौतिक विविधता है यानी भौतिक विभाजन जो किया गया है वो 6 तरीके से किया गया है। लेकिन कुछ आप जब स्टैंडर्ड बुक जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको 5 मिलेगा, किसी किसी बुक में हो सकता है किसी किसी में 6 भी मिल सकता है। ठीक, तो इससे घबराना नहीं है। हम लोग सबको एक एक वीडियो में नेक्स्ट एक एक लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो पहला जो है बांटा गया है वो है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा है समुद्रीय तटीय मैदान। अब इसी में हम लोग पढ़ लेंगे यानी द्वीप समूह इसी में पढ़ लेंगे। किसी किसी किताब में ये दोनों द्वीप समूह इसी में जोड़ दिया है या फिर तटीय मैदान इसी में जोड़ दिया है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। बेसिकता आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हिमालय का विभाजन कैसे किया गया है यानी हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें तभी समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, हिमालय का जो बंटवारा किया गया है यानी हिमालय की जो श्रेणियां हैं उसको कई भूगोल शास्त्रियों ने अलग अलग अपने अपने विचार से उनको बांटा है। ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कौन जाके अपना जान गंवाने जाएगा ग्लेशियर पे चढ़कर या फिर उसको देखेगा कि कोई कैसा कैसा हिमालय है या फिर कैसी उसकी श्रेणियां है। तो उसको कई वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक नहीं भूगोल शास्त्रियों ने इसको कई तरह से बंटवारा किया है। जैसे देखिए, जैसे हिमालय का जो बंटवारा किया गया है वो 2 तरीके से किया गया है। एक तो उत्तर से दक्षिण की ओर बंटवारा किया गया है और दूसरा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसको हम लोग पहले हम लोग देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर कैसे बंटवारा किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे बंटवारा किया गया है। ठीक, तो देखिए, हिमालय का जो उत्तर से जो दक्षिण की ओर जो बंटवारा किया गया है वो 4 तरीकों से किया गया है। ठीक है, तो कुछ किताबों में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांस को नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं इस वीडियो में कवर करूँगा ट्रांस हिमालय के कहाँ पर है। तो ये देखिए, आप जानते होंगे कि जो भारत का जो उत्तरी दिशा होता है उसे नॉर्थ दिशा का नाम जाता है। यानी जो ये वाला जो साइड है यानी जो क्षेत्र है ये नॉर्थ दिशा को इंडिकेट करता है और जो नीचे वाला है वो साउथ दिशा को इंडिकेट करता है। और ये वाला दिशा जो है ईस्ट को इंडिकेट करता है और ये वाला
वेस्ट को इंडिकेट करता है, वेस्ट को। ये वाला जो दिशा है ये वेस्ट को इंडिकेट करता है, आप लोग जानते होंगे। और उसके बाद बात किया जाए भारत का जो ट्रांस हिमालय की बात किया जाए, हिमालय का जो श्रेणियां है वो 4 तरीके से बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन हाँ मैं बता देता हूँ ये कहाँ पे है, उसको बताऊंगा मैं। ट्रांस हिमालय है पहला, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। देखिए आप लोग कहीं कहीं अन्य किताबों में देखे होंगे बृहद हिमालय का अन्य भी नाम है, तो उसको भी मैं कवर करूंगा आगे, घबराना नहीं है बिल्कुल। और उसके बाद मध्य हिमालय का भी अन्य नाम है तो उसको भी बताऊंगा, और शिवालिक का भी कुछ अन्य नाम है उसको भी मैं बताऊंगा आगे चलकर, ठीक है। तो ये देखिए इस चित्र में भारत का ये मानचित्र बनाया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये ब्लैक वाला जो चित्र दर्शाया जा रहा है ऊपर का, ये ब्लैक वाला चित्र, ये वाला, ये आपको ट्रांस हिमालय को दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे में लिखा गया है यहाँ पे ट्रांस हिमालय, ये काला कलर से लिखा गया है, तो ये जो जो चित्र में दर्शाया जा रहा है काला क्षेत्र, वो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, वो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय श्रेणी है वो, ठीक है। और उसके बाद जो ये यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर का जो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये पर्वत श्रेणियां है, इसको हम लोगों ने जो नाम दिया है, या फिर भूगोल शास्त्री ने जो इसका नाम दिया है, ये जो है आपका बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय यानी इसी को हिमाद्री भी कहा जाता है, इसी को महान हिमालय भी कहा जाता है, इसे उच्च हिमालय भी कहा जाता है। इसके बाद जो रेड वाला जो दिख रहा है आपको, रेड वाला जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 3 नंबर पर, ये मध्य हिमालय जो है, यहाँ पे मध्य हिमालय को इंडिकेट करता है, दर्शा रहा है। ये वाला जो मध्य हिमालय है, ये मध्य हिमालय को इंडिकेट कर रहा है। ये जो क्षेत्र है ये मध्य हिमालय को इंडिकेट करता है। ये कहाँ पर है, कौन कौन से हिमालय इनके भाग होंगे, मैं सब आगे बताऊंगा, इसके लिए आप वीडियो में जुड़े रहें। उसके बाद जो लास्ट है शिवालिक हिमालय, इसका जो नीचे वाला जो क्षेत्र दिख रहे हैं, शिवालिक हिमालय का क्षेत्र है, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये जो ऊपर में बताया हूं वो उत्तर से दक्षिण की ओर बताया था, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं, देखिए यहाँ पे जो 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 दिशा होगा ये वेस्ट हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, ठीक। तो मैं आप लोगों को ऐसे बता दिया हूँ, अब ऐसे बता दिया हूँ, ऊपर से नीचे बता दिया हूँ, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ पश्चिम से पूर्व की ओर जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो भारत में जो हिमालय जो क्षेत्र है उनको 4 तरीके से बांटा गया है। यहाँ पर भी 4 तरीके से बांटा गया है, वहां पे भी 4 तरीके से बांटा गया है, और यहाँ पे भी 4 तरीके से बांटा गया है। इसमें क्या किया गया है, अन्य किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो पंजाब हिमालय जो है, पंजाब हिमालय उसको अलग कर दिया गया है, पंजाब हिमालय अलग कर दिया गया है, कश्मीर हिमालय अलग कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी किताब में क्या किया है कि वो दोनों को एक ही साथ जोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे कि पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय का क्षेत्र कहाँ पर है। तो इसमें जिस चित्र में आप लोग को दर्शाया गया है ब्लैक के द्वारा, जो पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय जो है काला कलर के द्वारा दर्शाया गया है, तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका कश्मीर और पंजाब हिमालय का क्षेत्र है। जैसे आप लोग जानते होंगे इधर कश्मीर है और यहाँ पे पंजाब है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन से क्षेत्र को दर्शा रहा है जी, पंजाब हिमालय को और कश्मीर हिमालय को दर्शा रहा है। उसके बाद बात करते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से इंडिकेट किया गया है, तो यहाँ पे एक कुमायूं हिमालय का क्षेत्र है, कुमायूं हिमालय का ये क्षेत्र है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेड कलर यानी 3 नंबर जो है नेपाल है। तो नेपाल आप लोग जानते हैं यहाँ पे है, ये नेपाल का जो क्षेत्र है, यहीं पे आपका सागर माथा है जिसे माउंट एवरेस्ट के भी नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो चौथा है हमारा वो है असम हिमालय। असम हिमालय के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, वो यहाँ इसे पूर्वांचल हिमालय भी कहा जाता है। तो ये देखिए ये रहा इसका क्षेत्र, ये जो कि नीला कलर से जो क्षेत्र रंगा गया है वो असम हिमालय को दर्शाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अच्छे से और पढ़ेंगे हिमालय का जो पहला प्रकार था, जो हम लोगों ने उत्तर से दक्षिण को बंटवारा किया था, अब हम लोग उसी का पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय का अध्ययन करेंगे। तो जो पहला श्रेणी होता है हिमालय का वो ट्रांस श्रेणियां होती है, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ऊपर में चित्र में आप लोग को बताया था कि देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे काला कलर से जो क्षेत्र दर्शाया गया है ना, काला कलर से जो क्षेत्र यहाँ पे दर्शाया गया है, काला कलर से जो क्षेत्र दर्शाया गया है वो ट्रांस हिमालय को इंटीग्रेट करता है। तो यहीं पे अब मैं आपको बताऊंगा, जो ये काला क्षेत्र हो गया, ये वाला काला क्षेत्र जो हो गया, ये सब काला क्षेत्र, ये सब जो दर्शा रहा है आपका
ट्रांस हिमालय को दर्शा रहा है, ट्रांस श्रेणियों को दर्शा रहा है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, ट्रांस हिमालय क्या होता है। देखिए, ट्रांस हिमालय जो है हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। ध्यान दीजिए, ये जो हिमालय है, ये जो ट्रांस हिमालय का जो भाग है, वो जो है मतलब वो जो है आपका क्या कहते हैं, ये जो प्राचीनतम भाग है, यानी जो हिमालय का सबसे पहले, हिमालय का जब निर्माण हुआ था तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। और यहाँ पे वनस्पतियों का अभाव है। वनस्पतियों का अभाव का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही कम उगने की संभावना है, यानी उगते ही नहीं, बहुत ही कम उगते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आदि श्रेणियां आती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे ऊपर जो श्रेणी दिख रहा है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, श्रेणी का अर्थ होता है जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है, ठीक है। जैसे सीढ़ी होता है, जो हमारे गांव में जो आम गांव होता है वहाँ पे जो सीढ़ियाँ होती है, उसी तरह का ये भी श्रेणियाँ इसी को कहा जाता है। तो सीढ़ियाँ देखिए, सबसे पहले ऊपर श्रेणी जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी है, दूसरा जो आपका आता है लद्दाख श्रेणी आता है, और तीसरा जो आता है आपका जास्कर श्रेणी आता है, चौथा जो आता है आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आता है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात जो है, यहाँ पर देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे केटू भी कहा जाता है, काराकोरम पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है जिसे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो केटू जो है अब ये भारत में नहीं रह चुका है, ये भारत में नहीं रह चुका है। ये जो क्षेत्र है ये पीओके में स्थित हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर का जो क्षेत्र है उस पे कब्जा कर लिया है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पीओके में चला गया है। और भारत, तो फिर क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हुई। कैसे हुई हम आगे बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखने वाली बात यही है कि मतलब जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी, कंचनजंगा है। लेकिन पीओके भी जो दिखाया गया है, जो केटू है, ये पीओके में चला गया है। पीओके क्या हो गया, जो कश्मीर का जो कुछ क्षेत्र है वो पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया, अध्यापित कर लिया उसको, ठीक है। उसके आगे अब हम लोग बात करते हैं माउंट राकापोस। माउंट राकापोस क्या है, तो माउंट राकापोस जो है लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। यानी माउंट एवरेस्ट ये छोटा चोटी है, लेकिन ये लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, जैसे पहला चित्र में दर्शाया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लद्दाख, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, फिर पंजाल श्रेणी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चित्र में। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके आगे अब हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ने ट्रांस हिमालय को हम लोग समझ लिए। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन से श्रेणी आती हैं जी, एक बार फिर से हम लोग आपको बता देते हैं। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी आती है, बस इसमें मुख्यतः चार ही महत्वपूर्ण है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, ही सबसे इसमें महत्वपूर्ण है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी, कौन सी है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे काराकोरम यानी केटू भी कहा जाता है, जिसे नंगा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, इसके बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बृहद हिमालय, यानी हिमालय का दूसरे श्रेणी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पे आप लोग ध्यान देना है कि हिमालय जो बृहद हिमालय है, जो हिमालय का दूसरा श्रेणी है, उसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है, और महान हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। ये जो हिमालय है, जैसे ही आप लोग सबसे ऊपर लद्दाख यहाँ पे ट्रांस हिमालय था, उसके नीचे जैसे ही आएंगे आप थोड़ा सा नीचे, तो वहीं पे आपको महान हिमालय मिलेगा। चलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ध्यान दीजिए, जो ये हिमालय है, ये जो ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय सबसे मतलब हिमालय का पहला श्रेणी है, लेकिन जो ऊंचाई में जो सबसे बड़ा है वो बृहद हिमालय है, यानी दूसरा जो हिमालय का जो दूसरा प्रकार है वह सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है कौन सी श्रेणी में स्थित है जी, हिमालय का दूसरा श्रेणी, जिसका नाम है महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय, इसी में यह स्थित है। देखिए, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसी के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो याद रखने वाली बात है कि कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और जो माउंट एवरेस्ट है वो कौन से हिमालय के भाग है जी, तो वो महान हिमालय के भाग है।
और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है आप लोग जानते होंगे तो कमेंट जरूर करके बताएं। और इसके आगे हम लोग जानते हैं बंदरपुछ और कमेट के ही बीच गंगोत्री, यमुना नोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत है। इसको मैं समझा रहा हूं अभी। अभी ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, नेपाल में इसी को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, और इसी को तिब्बत में चोलोलुंगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? चोमोलुंगमा कहा जाता है। भारत में माउंट एवरेस्ट को एवरेस्ट कहा जाता है, नेपाल में सागरमाथा, चोमो तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए जो नंगा पर्वत है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी से, यहाँ पे देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी से, पीओके में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, उसके कुछ थोड़ा सा नीचे ही जैसे ही हम लोग आते हैं तो वहाँ पे नंगा पर्वत है। उसी के बाद यहाँ पे बंदरपुछ नामक पर्वत श्रेणी है, ये जो है उत्तराखंड के क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं पे आपको देखेंगे तो कामेट है। उसके बाद देखेंगे तो नंदा पर्वत श्रेणी है। उसके बाद देखेंगे तो आप लोग ये धौलागिरी दिखेगा। धौलागिरी के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा अन्नपूर्णा दिखेगा। उसके बाद दिखेगा आपको मनसालू दिखेगा, यहाँ पे गौरी शंकर दिखेगा और छियू दिखेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपको कहाँ दिखता है, ये वाला माउंट एवरेस्ट दिखता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है जी? नेपाल में। देखिए ये जो क्षेत्र दिख रहे हैं ना आप लोग, नेपाल से जो दर्शाया गया है, ये जो क्षेत्र है हमारा, ये दर्शा रहा है नेपाल में जितने भी पर्वत श्रेणी है वही है। जो यानी जो बृहद हिमालय का जो क्षेत्र है वो ज्यादातर कहाँ स्थित है जी? नेपाल में ही स्थित है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ है जी? नेपाल के कुछ नीचे जैसे ही आते हैं, यानी भारत के कुछ सीमा पे आते हैं तो वहीं पे आपका कंचनजंगा मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको इस चित्र में दर्शाया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही आप लोग आगे जाएंगे तो नाम चारबान नामक एक पर्वत श्रेणी आता है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अब इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट है यानी कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, ये सब इसी पर्वत श्रेणी के यानी हिमालय के सर्वोच्च हिमालय के ये कुछ भाग हैं जो कि इस प्रकार थे। वहीं पे यहाँ पे इम्पोर्टेंट सबसे जो आता है एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को भारत में क्या कहा जाता है, नेपाल में क्या कहा जाता है और तिब्बत में क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगला अब हम लोग चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिमालय का तीसरा श्रेणी जिसका नाम है मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए जो मध्य हिमालय है ना वो घूमने के लिए सबसे अच्छा मतलब स्थान माना जाता है, यानी सबसे अच्छा श्रेणी माना जाता है। देखिए इसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए सबसे मशहूर है। पर्यटन का मतलब जो घूमने के लिए या फिर कई यात्री लोग या फिर विदेश से लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे ये बहुत ही मशहूर स्थान है। यहाँ औसतन ऊंचाई जो यहाँ की जो पर्वतों की ऊंचाई है, जो औसतन जो ऊंचाई है 1800 से लेके 3000 मीटर के बीच में आएगा। एक और बात देखिएगा, किसी भी मीनार की या फिर किसी भी पर्वत की या फिर किसी भी मंदिर की जो ऊंचाई मापी जाती है हमेशा मीटर में मापी जाती है, हमेशा मीटर में मापी जाती है, याद रहना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि ऐसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। ध्यान दीजिए जैसे आप लोग जानते भी होंगे जो शिमला है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, कुल्लू भी कुछ उसी क्षेत्र में आता है, मनाली भी वहीं पे कुछ क्षेत्रों में आता है। उसके बाद मसूरी जो आप लोग जानते ही होंगे जहाँ पे आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है एलबीएसएन ने। उसके बाद अब नैनीताल की बात की जाए तो ये हरिद्वार में है, उसी के बगल में डलहौजी है, उसी के बगल में रानीखेत है। ये जो क्षेत्र हैं ये भ्रमण करने के लिए यानी पर्यटन के लिए बहुत ही मशहूर है। उसके बाद ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं, मध्य हिमालय में कुछ ऐसे मैदान पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे घास होते हैं, बहुत सारे घास होते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। देखिए बात कहाँ की हो रही है, देखिए बात जो हो रही है मध्य हिमालय की बात की जा रही है, यानी उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात की जा रही है। यहाँ पे कुछ मैदानी क्षेत्र में कुछ घास पाए जाते हैं जिसे मर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसे कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग और अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे कुछ क्षेत्र है, इतना खूबसूरत घास है यहाँ पे, कौन जाना पसंद नहीं करेगा ऐसा जगहों पर।
उसके आगे अब हम लोग यहाँ पे जो याद करने वाला जो मुख्य जो तथ्य था, यहाँ पे ये मतलब पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बताइए कौन सा हिमालय का श्रेणी घूमने के लिए यानी भ्रमण के लिए या फिर पर्यटक स्थल के लिए मशहूर है। तो याद रखना है मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जो अंतिम जो है इसका वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए शिवालिक हिमालय बिहार ब्राह्य हिमालय, देखिए शिवालिक हिमालय है जिसे ब्राह्य हिमालय यानी छोटा हिमालय भी कहा जाता है, सबसे छोटा हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे छोटा हिमालय है और ये हिमालय का चौथा श्रेणी है। ध्यान दीजिए यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है। इसका मतलब क्या हुआ, युवा भाग का मतलब ये जो हिमालय का जो क्षेत्र है यानी जो श्रेणी है, इसका निर्माण कुछ ज्यादा वर्ष नहीं हुआ, यानी लगभग या कुछ वर्षों में ही इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, जो जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है, इसकी औसत ऊंचाई 850 से लेके 1200 मीटर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शिवालिक हिमालय है इसमें कोई भी चोटी आ जाए, अगर इस 850 से लेके 1200 मीटर के बीच इसका ऊंचाई आता है तो आपका समझिएगा कि वो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसका विस्तार पूर्व में पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले आराकान पर्वत तक है। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे बात की जा रही है सुलेमान पहाड़ी की। तो सुलेमान की जो पहाड़ियाँ है यहाँ पे स्थित है, ये जो सुलेमान की जो पहाड़ियाँ है पाकिस्तान में स्थित है, और यहाँ से लेके यानी भारत के पश्चिम से लेके यहाँ से लेके म्यांमार तक, म्यांमार का जो क्षेत्र है यहीं तक है, यहाँ तक मतलब जो सीमा बनाता है वहां पे आराकान पर्वत तक है। यहीं पे आपका आराकान पर्वत है, याद रखने वाली बात है। आराकान पर्वत कहाँ है जी, वो म्यांमार के सीमा के भारत और म्यांमार के सीमा के बीच में है। ठीक है, इसी क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां पाई जाती हैं जिसे दून या द्वार कहते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है इस यानी शिवालिक का जो कुछ क्षेत्र है यहाँ पे कुछ समतल घाटियां पाई जाती है, इसे दून या द्वार कहते हैं। जैसे हरिद्वार, देहरादून, और भी बहुत सारे इसके मतलब नाम हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जैसे कोटलूदून, पाटलीदून, बुटवाल, कांगड़ा, अलीपुर द्वार। अब ध्यान देने वाली बात, एक क्वेश्चन और है। देखिए शिवालिक का जो एक क्षेत्र है वो बिहार में पाया जाता है। यहाँ पे बिहार है, आप लोग जानते होंगे, तो बिहार में है जिसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बिहार में शिवालिक का एक भाग है यानी एक क्षेत्र है जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखने वाली बात जो है सोमेश्वर की पहाड़ी उसे कहा जाता है, और इसका जो ऊंचाई है लगभग सोमेश्वर पहाड़ी की, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है सोमेश्वर की, वो उसका जो ऊंचाई है लगभग 856 मीटर लगभग है। और एक बात और ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है, जो ये सोमेश्वर की जो पहाड़ियाँ है ये भारत के उत्तर बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिम चंपारण में स्थित है, यानी यहाँ पे स्थित है ये क्षेत्र, यहाँ पे ये स्थित है। बिहार के उत्तर दिशा में यह क्षेत्र स्थित है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्र था ना, ये वाला जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र था ट्रांस हिमालय का क्षेत्र था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके नीचे, जैसे ही हम लोग आएंगे थोड़ा सा नीचे, तो इसके नीचे जैसे थोड़ा सा हम लोग आएंगे तो इसके नीचे आएगा महान हिमालय का क्षेत्र आएगा, महान हिमालय का। उसके नीचे तुरंत आएंगे तो हम लोग को मिलेगा, उसके नीचे जैसे ही हम लोग आते हैं तो उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या नाम है जी इसका, हाँ मध्य हिमालय मिलेगा। इसके नीचे जैसे ही हम लोग आएंगे तो मध्य हिमालय मिलेगा, मध्य हिमालय। और उसके नीचे जैसे ही हम लोग आते हैं, उसके नीचे जैसे ही हम लोग आएंगे तो वो हमारा मिलेगा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये हम लोग कैसे बंटवारा कर रहे हैं जी, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका बंटवारा किया गया है। किसका, क्या नाम है जी इसका, ट्रांस हिमालय का, और यहाँ पे उच्च हिमालय का, और उसके बाद मध्य हिमालय का और शिवालिक का। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का बंटवारा देखेंगे। ध्यान दीजिए
हिमालय का जो हिमालय का जो सर्वोच्च चोटी होता है, यानी जो सर्वोच्च सर्वोच्च भाग जो होता है, जो श्रेणी होता है, वो ट्रांस हिमालय का कहलाता है। दूसरा जो होता है बृहद हिमालय कहलाता है, और तीसरा जो कहलाता है मध्य हिमालय कहलाता है, और चौथा जो होता है शिवालिक कहलाता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय का बीच का जो क्षेत्र होता है उसे सच्चर जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? सच्चर जोन कहा जाता है। और उसके बाद बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। और उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे मेन सीमांत दर्रा कहा जाता है। तो ये सब याद रखने वाली बात है। सच्चर जोन कहाँ होता है जी? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का जो क्षेत्र होता है, और जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय का बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं जी? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। और उसके बाद मध्य हिमालय जो होता है शिवालिक और मेन सीमांत दर्रा जो होता है कहाँ होता है जी? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का क्षेत्र होता है। और इसके आगे अब हम लोग समझते हैं हिमालय का पूर्व से पश्चिम की ओर विभाजन कैसे किया गया है। हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन कैसे किया गया है। अब इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन कैसे किया गया है। हम लोग अभी पढ़े हैं कि नॉर्थ से साउथ की ओर इसका विभाजन हम लोग कर दिए थे, लेकिन अब हम लोग जो सीखेंगे वेस्ट से ईस्ट की ओर कैसे विभाजन किया गया, हम लोग यही जानेंगे इस वीडियो में अब आगे। देखिए, तो मैं अभी आपको बताया था जो कुछ भूगोल शास्त्रियों ने इसका कई तरह से बंटवारा किया गया। कई इसको 5 तरीके से बंटवारा किए हैं, तो कई इसको 4 तरीके से। अब कई किताबों में देखेंगे तो पंजाब हिमालय को अलग कर दिया है और कश्मीर हिमालय को अलग कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी किताब में आप जब देखेंगे तो इनको एक ही में मिलाकर इनको बताया गया है। देखिए, सर सिडनी बुराड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया है। ध्यान देने वाली बात जो है, देखिए कई भूगोल शास्त्रियों ने इसका विभाजन किया था, लेकिन जो इसमें जो प्रसिद्ध जो हमारे भूगोल शास्त्री जो रह चुके हैं वो हमारे कौन थे जी? सर सिडनी बुराड थे। ठीक है, इन्होंने कैसे विभाजन किया है चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने विभाजन किया है हिमालय को कि जहां से जो क्षेत्र मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपका कश्मीर है, कश्मीर का क्षेत्र है, और यहाँ पे पंजाब का क्षेत्र है, तो इसको और ऐसे चौड़ाई के अनुसार, यानी जो चौड़ाई है उसके अनुसार इन्होंने बंटवारा किया था। और उसके बाद कुमायूं का क्षेत्र, जो ये ग्रीन वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये कुमायूं का क्षेत्र हो गया। उसके बाद जो नेपाल का जो क्षेत्र है वो रेड कलर वाला जो दर्शाया गया है यहाँ पे, ये नेपाल का क्षेत्र है, यानी ये वाला। और उसके बाद जो असम का जो क्षेत्र था ये वाला था। इन्होंने कुछ ऐसे बताया है। तो इनका ये आगे चलकर इन्हीं के नियम पे हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, तो ये सत्य हो गया, आगे चलकर सही हो गया इनका। तो इन्हीं के आगे पर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा है पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। विस्तार का मतलब होता है ये फैला कैसे है। तो देखिए, सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग, पंजाब कश्मीर हिमाचल का भाग इसके अंतर्गत आता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, सिंधु नदी आप लोग जानते ही होंगे, कहाँ है जी सिंधु नदी? पाकिस्तान में। सिंधु नदी यहाँ पे है, ये सिंधु नदी यहाँ पे है। कहाँ पे है? सिंधु नदी यहाँ पे है, यहाँ पे बहते हैं, यहाँ पे सिंधु नदी पाकिस्तान में। और सतलज नदी कहाँ है? यहीं पे है। ये सतलज नदी क्या है जी? सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, जिसे सतलज भी नदी कहा जाता है, सतलुज भी नदी कहा जाता है। तो ये बात समझने वाली है। और इसी का भाग देखिए, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है। तो यही लिखा बताया जा रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो भाग है किसके अंतर्गत आता है जी? पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करें इसकी जो टोटल जो लंबाई है, टोटल जो ऊपर से नीचे तक जो लंबाई है वो कितना है? ऊपर से नीचे तक जो लंबाई है 560 किलोमीटर है। यहाँ पे जाफरान की खेती हो। जाफरान क्या होता है? जाफरान एक प्रकार का जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल औषधियों के लिए भी किया जाता है। इसके आगे जो दूसरा हमारा था कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का कैसे बंटवारा किया गया, यानी कैसे बताया गया, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो कुमायूं हिमालय है, देख लीजिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय का क्षेत्र में आता है। और ये वाला जो क्षेत्र हमारा कुमायूं हिमालय के क्षेत्र में आता है। और ये वाला जो क्षेत्र हमारा नेपाल के क्षेत्र में आता है। और ये वाला जो क्षेत्र है हमारा किस में आता है जी? असम हिमालय के क्षेत्र में आता है। तो ध्यान देने वाली बात है, ये सब याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
अब देखिए कुमाई हिमालय का विस्तार कैसे हुआ है, सतलज नदी से काली नदी के मध्य भाग को इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है। ध्यान दीजिए जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज नदी कहाँ पे, यहाँ पे इस सेंटर पे, जैसे यहाँ पे पिंक कलर मिल रहा है और ये ग्रीन कलर मिल रहा है, इसके बीच का जो सेंटर है यहीं पे आपका सतलज नदी यानी सतलुज नदी, और उसी के बगल में आपका यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपका काली नदी है जिसको शारदा नदी के भी नाम से जाना जाता है। इसके भाग का जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड है, यानी जो ये समझने वाली बात है, कुमायूं हिमालय का जो क्षेत्र है वो कहाँ पे मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा। ये जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड का क्षेत्र है, तो याद रखने वाली बात ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी लंबाई कितनी है जी, तो 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है, याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, 320 किलोमीटर है। यहाँ के देखिए अब कुमायूं हिमालय के क्षेत्र में कौन कौन सा हिमालय आएगा, ध्यान देने वाली बात है, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां है इस पर। तो कुमायूं हिमालय पर कौन कौन सी चोटियां है जी, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी भाग पर स्थित है। ये याद रखने वाली बातें हैं। तो नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ कौन सी हिमालय के क्षेत्र हैं जी, तो कुमायूं हिमालय के क्षेत्र हैं ये। इसके नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं नेपाल हिमालय के बारे में। नेपाल हिमालय क्या है, तो चलिए समझते हैं। नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य भाग इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल में है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसका सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा प्रमुख चोटी पर स्थित है। ध्यान दीजिए ये वाला जो क्षेत्र है, हम लोग को जो ये क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला, यहाँ पे आपका देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपकी काली नदी यहाँ पे हो जा रही है और तीस्ता नदी यहाँ पे हो जा रही है। तीस्ता नदी क्या है, वो एक नदी का नाम है जो कि ब्रह्मपुत्र तिब्बत का जो क्षेत्र रहता है वहां पे भी ये नदी रहती है, बहती है वहां से। तो यहाँ पे ये क्षेत्र हो गया। नेपाल का बारे में बात करते हैं तो नेपाल में जो आप जानते होंगे माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च चोटी है यहाँ की, और इसके तुरंत नीचे जैसे ही आएंगे आप तो यहाँ पे कंचनजंगा आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है इसके। करते हैं लास्ट जो हमारा है इस वीडियो का, वो है हमारा तीस्ता नदी यानी असम हिमालय। जो चौथा हमारा है असम हिमालय, जो इसका जो विस्तार है तीस्ता नदी से दिहांग नदी क्या है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के भी नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के भी नाम से जाना जाता है कि नहीं, जाना जाता है। देखिए विस्तार क्या है यहाँ का, जो असम हिमालय है इसका विस्तार कैसे हुआ है, तीस्ता नदी से दिहांग नदी के मध्य भाग को यानी असम हिमालय कहा जाता है। इसकी जो लंबाई है कितना है, 720 किलोमीटर से लेके 750 किलोमीटर के बीच की इसकी लंबाई है। ध्यान दीजिए तीस्ता नदी यहाँ पे है, और आप लोग जानते होंगे दिहांग नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में या फिर चीन में दिहांग नदी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहा जाता है, और इसी नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगोपो नदी कहा जाता है। याद रखने वाली बात है, तो ये याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे है और तीस्ता नदी यहाँ पे है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या होता है जी, असम का हिमालय होता है। असम का हिमालय, इसकी लंबाई कुल कितनी है जी, 720 से लेके 750 किलोमीटर तक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट हो तो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।